सुबह के ठीक 4:17। तेहरान अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। सड़कों पर सन्नाटा था और आसमान में हल्की नीली रोशनी फैलनी शुरू ही हुई थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले ही कुछ सेकंड में वह सुबह इतिहास की सबसे खौफनाक सुबहों में बदलने वाली थी। अचानक आसमान में तेज गड़गड़ाहट गूंजी। लोगों ने सिर उठाकर देखा और फिर एक के बाद एक भयानक धमाके होने लगे। आसमान से जैसे आग बरसने लगी। कुछ ही मिनटों में तेहरान के ऊपर 30 से ज्यादा बम गिर चुके थे। धरती कांप रही थी, इमारतें हिल रही थीं और शहर दहशत से भर चुका था। उस दिन सिर्फ एक शहर नहीं कांपा था, बल्कि पूरी दुनिया की सांसें थम गई थीं, क्योंकि यह कोई सामान्य हमला नहीं था। यह एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन था जिसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अंजाम दिया था। और इस ऑपरेशन का लक्ष्य था ईरान का सबसे ताकतवर और रहस्यमय नेता सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। कहते हैं कि उस सुबह सिर्फ बम ही नहीं गिरे थे, बल्कि 36 साल से चला आ रहा सत्ता का एक युग भी खत्म हो गया था। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को इतना बड़ा सैन्य कदम क्यों उठाना पड़ा, और वह कौन सी खुफिया साजिश थी जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के खतरे तक पहुंचा दिया। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत फरवरी 2026 से नहीं, बल्कि उससे कई महीने पहले जून 2025 से होती है। मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा से बारूद के ढेर पर बैठी रही है। यह वह इलाका है जहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही पल भर में बदल सकती है। लेकिन 13 जून 2025 का दिन अलग था। उस दिन अचानक इजराइल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इलाके को आग में झोंक दिया। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान पर एक बड़े पैमाने का हवाई हमला शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना थे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और सैन्य ठिकाने। इजराइल को लंबे समय से यह डर सता रहा था कि ईरान बहुत जल्द परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है, और अगर ऐसा हुआ तो यह इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। इसलिए उन्होंने इंतजार नहीं किया। जो शुरू हुआ था वह कोई छोटी झड़प नहीं थी, बल्कि यह एक खुली जंग थी। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने बाद में इसे नाम दिया 12 डे वॉर। 12 दिन तक आसमान में सिर्फ मिसाइलें और लड़ाकू विमान दिखाई दिए। इजराइल ने इस युद्ध में करीब 360 घातक हमले किए। ईरान के 27 प्रांत उनके निशाने पर थे। सबसे ज्यादा तबाही हुई राजधानी तेहरान में। यहाँ के 22 में से 17 जिलों पर लगातार बमबारी हुई। लेकिन ईरान भी इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं था। उसने भी तुरंत जवाब दिया। ईरान की सेना ने इजराइल के शहरों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जलने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी मैदान में उतरना पड़ा। 22 जून 2025 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया कि ईरान के सबसे सुरक्षित और गुप्त परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाए। लक्ष्य थे फोर्डो, नतांज और इस्फान। ये वे जगहें थीं जहां ईरान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा था। अमेरिका ने इन ठिकानों पर अपने सबसे ताकतवर हथियार बंकर बस्टर बम गिराए। ये ऐसे बम होते हैं जो जमीन के कई मीटर नीचे बने ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं। इस हमले के बाद युद्ध का संतुलन पूरी तरह से बदल गया। ईरान की सेना अचानक रक्षात्मक स्थिति में आ गई और फिर आया वह दिन जब इस जंग को अस्थायी विराम मिला। तारीख थी 24 जून 2025। भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। 12 दिन की इस भयानक जंग ने दोनों देशों को झकझोर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा। इजराइल के हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए। इनमें शामिल थे IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी और ईरान की सशस्त्र सेनाओं के चीफ मोहम्मद बगेरी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले ईरान के पास लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, लेकिन युद्ध के दौरान करीब 500 मिसाइलें दागी गईं और लगभग 1000 मिसाइलें इजराइल ने अपने हमलों में नष्ट कर दी। इस युद्ध की कीमत इंसानी जिंदगियों ने भी चुकाई। ईरान में 610 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई, जबकि इजराइल में 28 लोग मारे गए। जब युद्ध विराम हुआ तो दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि यह शांति स्थायी नहीं थी। असल में यह आने वाले एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि असली संकट अब भी शुरू होना बाकी था। जंग खत्म होने के बाद ईरान के अंदर हालात तेजी से बिगड़ने लगे। सालों से लगे आर्थिक प्रतिबंध,
और युद्ध से हुई तबाही, इन दोनों ने मिलकर ईरान की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। ईरानी करेंसी की कीमत गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती चली गई। देश के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था और इसी उथल पुथल के बीच पर्दे के पीछे एक और खुफिया खेल शुरू हो चुका था। एक ऐसा खेल जो कुछ महीनों बाद तेहरान की उस खौफनाक सुबह में बदलने वाला था, जब आसमान से गिरते बमों ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अक्टूबर 2025 ईरान के आर्थिक इतिहास का वह महीना जब एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश की नींव हिला दी। तेहरान की सड़कों पर लोग अचानक फुसफुसाते हुए एक ही नाम लेने लगे, आयन देह बैंक। कुछ ही दिनों में साफ हो गया कि यह कोई अफवाह नहीं थी। ईरान का यह बड़ा और प्रभावशाली बैंक पूरी तरह से ढह चुका था। यह वही बैंक था जिसे देश के बड़े राजनेताओं और सत्ता से जुड़े प्रभावशाली लोगों का सहारा माना जाता था। लेकिन जब यह बैंक डूबा तो उसके साथ ईरान की अर्थव्यवस्था भी नीचे गिरने लगी। सबसे पहले झटका लगा ईरानी मुद्रा रियाल को। उसकी कीमत ऐसे गिरने लगी जैसे किसी इमारत की नींव ही टूट गई हो। सरकार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बैंक के कर्ज और नुकसान को संभालने के लिए उन्होंने एक खतरनाक रास्ता चुना, नए नोट छापना। और जब किसी देश में बिना हिसाब के नोट छपने लगते हैं तो उसका नतीजा हमेशा एक ही होता है, महंगाई। ईरान में भी यही हुआ। कुछ ही हफ्तों में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे। रोटी, दूध, दवा, हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि लाखों लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन संकट सिर्फ आर्थिक नहीं था। इस आग में घी डाल रहा था सरकार का भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैया। जब जनता भूखी होती है तो गुस्सा धीरे धीरे बगावत में बदल जाता है और ईरान में भी यही होने वाला था। दिसंबर 2025 का आखिरी सप्ताह तेहरान के बाजारों में एक अजीब सा माहौल था। दुकानदारों ने अचानक अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। पहले कुछ बाजार बंद हुए और फिर धीरे धीरे पूरा शहर ठहरने लगा। 28 दिसंबर 2025 यह वह दिन था जब गुस्सा सड़कों पर उतर आया। हजारों दुकानदार और आम नागरिक एक साथ सड़कों पर आ गए। उनका गुस्सा एक ही चीज पर था और वह था गिरती हुई रियाल की कीमत। उस समय हालात इतने खराब हो चुके थे कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1,01,20,000 रियाल तक पहुंच गई थी। यह ईरान के इतिहास का सबसे निचला स्तर था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जो चिंगारी तेहरान से उठी थी वह कुछ ही दिनों में पूरे देश में फैल गई। देखते ही देखते 187 शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए और यह आंदोलन सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं था। ईरान के सभी 31 प्रांतों में लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अब उनके नारे सीधे सत्ता के खिलाफ थे। लोग खुलकर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ आवाज उठाने लगे। कई जगहों पर तो भीड़ उनकी मौत की दुआ तक करने लगी। इतना बड़ा जन सैलाब ईरान ने आखिरी बार 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान देखा था। लेकिन इस बार सरकार ने जनता को सुनने की बजाय एक और रास्ता चुना और वही रास्ता इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बनाने वाला था। 3 जनवरी 2026 अली खामेनेई ने एक बयान जारी किया। उनके शब्द बेहद सख्त थे। उन्होंने कहा, इन दंगाइयों को उनकी औकात दिखानी होगी। यह बयान असल में एक संकेत था, एक ऐसा संकेत जिसे सुरक्षा बलों ने तुरंत समझ लिया। इसका मतलब था कि अब सड़कों पर गोलियां चलेंगी। जनवरी 2026 के शुरुआती हफ्तों में ईरान की सड़कों पर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सुरक्षा बलों ने निहत्थे लोगों पर शॉटगन और असली गोलियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कई शहरों में इमारतों की छतों पर स्नाइपर तैनात किए गए और वे सीधे प्रदर्शनकारियों के सिर को निशाना बना रहे थे। हर दिन सड़कों पर खून बह रहा था। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स आने लगी। एक रिपोर्ट जिसका नाम क्रिम्सन विंटर था, उसमें दावा किया गया कि इस कार्रवाई में 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें 236 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना था कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। एक डॉक्टर यासर रहमानी राड ने खुलासा किया कि उनके नेटवर्क के मुताबिक मरने वालों की संख्या 30,000 से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन दुनिया इस खून खराबे को देख न सके, इसके लिए ईरान सरकार ने एक और कदम उठाया। 8 जनवरी 2026 पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब ईरान एक ऐसे देश में बदल चुका था जहां बाहर की दुनिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे पूरा देश एक
खुली जेल बन गया हो। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अमेरिका और इजराइल, उनके सैटेलाइट और खुफिया एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम को बेहद करीब से देख रही थीं। CIA ने अपनी जासूसी गतिविधियां अचानक बढ़ा दी। अब उनका लक्ष्य सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना नहीं था, बल्कि उनका असली मकसद बन चुका था इस शासन को हमेशा के लिए खत्म करना। और तभी अली खामेनेई ने अपना आखिरी सार्वजनिक भाषण दिया। 17 फरवरी 2026। ये भाषण था तबरिज विद्रोह की सालगिरह के मौके पर। भीड़ के सामने खड़े होकर खामेनेई ने अमेरिका का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अमेरिका अब एक ढहता हुआ साम्राज्य बन चुका है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका की आधी आबादी अपने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करती। उनकी आवाज में घमंड साफ सुनाई दे रहा था। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी-कभी इंसान अपने सबसे बड़े खतरे को सबसे ज्यादा हल्के में ले लेता है। और शायद खामेनेई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद आसमान से गिरने वाले बम उनकी जिंदगी और ईरान की राजनीति दोनों को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। कभी-कभी इतिहास ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां एक फैसला पूरी दुनिया का भविष्य बदल देता है। और फरवरी 2026 में दुनिया ठीक उसी मोड़ पर खड़ी थी। तेहरान में सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे अली खामेनेई को शायद यह एहसास भी नहीं था कि उनके कुछ फैसले और कुछ बयान उनकी किस्मत का आखिरी अध्याय लिख चुके हैं। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर वाशिंगटन और तेल अवीव में एक ऐसी योजना बन रही थी जो उनके पूरे शासन को मिट्टी में मिला सकती थी। फरवरी 2026 की शुरुआत में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में एक बार फिर परमाणु वार्ता का नया दौर शुरू हुआ। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि एक टेबल पर बैठे थे। उम्मीद यह थी कि शायद बातचीत के जरिए कोई ऐसा समझौता निकल आए जिससे तनाव कम हो सके। 27 फरवरी 2026 को खबर आई कि ईरान अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल कम करने के लिए तैयार हो सकता है। दुनिया को लगा कि शायद अब हालात सुधरने वाले हैं। लेकिन उसी समय एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने सारी बातचीत को बेमानी बना दिया। यह रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा दुनिया से छुपा रखा है। कहा गया कि एक गुप्त भूमिगत जगह पर अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम जमा किया गया है और 2025 के हमलों से उस जगह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यह खबर जैसे ही वॉशिंगटन पहुंची, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ समझ आ गया कि मामला सिर्फ कूटनीति से हल नहीं होने वाला। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर बातचीत नाकाम रही तो सैन्य विकल्प इस्तेमाल करने में एक पल भी नहीं लगाया जाएगा। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिका पर लगातार दबाव बना रहे थे। उनका मानना था कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है, सीधा कार्रवाई करना ही एकमात्र रास्ता है। इसी दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ट्रंप को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन चुका है और अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो इसका अंजाम और भी भयानक हो सकता है। पर्दे के पीछे एक ऐसी योजना तैयार की जा रही थी जिसके बारे में दुनिया को कोई अंदाजा नहीं था। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल की सेना ने इसे कहा रोरिंग लायन। CIA महीनों से एक ही काम में लगी थी और वह काम था अली खामेनेई की हर हरकत पर नजर रखना। उनका रोज का कार्यक्रम, उनकी मीटिंग्स, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ बारीकी से रिकॉर्ड किया जा रहा था। खामेनेई बेहद सतर्क नेता माने जाते थे। वह अक्सर जमीन के काफी नीचे बने अपने अंडरग्राउंड बंकर से काम करते थे। यह बंकर इतना गहरा था कि वहां तक पहुंचने के लिए लिफ्ट में लगभग 5 मिनट लगते थे। उन्हें लगता था कि वहां कोई भी हमला उन्हें छू नहीं सकता। लेकिन इतिहास ने बार बार साबित किया है कि मौत कभी भी कहीं से भी आ सकती है। और फिर आ गया वह दिन, 28 फरवरी 2026। सुबह होते ही सैन्य अड्डों पर असामान्य हलचल शुरू हो चुकी थी। फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा था, ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिए गए थे। स्क्रीन पर एक ही शब्द चमक रहा था, टारगेट लॉक्ड। मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। सुबह के ठीक 8:10 इजराइल के लड़ाकू विमान और अमेरिका के उन्नत ड्रोन ईरान के हवाई क्षेत्र में दाखिल हो चुके थे। यह हमला बेहद साहसी था क्योंकि इसे दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा था। टारगेट कई बड़े शहर थे, तेहरान, इस्फहान, कौम, खजविन और केरमानशाह।
लेकिन असली निशाना एक ही जगह थी, तेहरान के बीचों बीच स्थित अली खामेनेई का निजी परिसर। उसी समय खामेनेई अपने सबसे भरोसेमंद सैन्य अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक में थे। कमरे में रणनीति पर चर्चा हो रही थी और बाहर आसमान में मौत मंडरा रही थी। और कुछ ही सेकंड बाद आसमान को चीरती हुई गर्जना सुनाई दी। इजरायली फाइटर जेट्स ने एक साथ 30 बम गिरा दिए। धमाका इतना भीषण था कि पूरा इलाका हिल गया। कुछ ही पलों में पूरा परिसर धूल और मलबे के ढेर में बदल चुका था। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह जगह अब सिर्फ राख बन चुकी थी। इस हमले में 86 वर्षीय सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। उनके साथ उनकी बेटी, दामाद, पोता और बहू भी मारे गए। ईरान का शीर्ष सैन्य नेतृत्व भी इस हमले में खत्म हो गया। इनमें शामिल थे अली शाम खानी, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे, और मोहम्मद पाकपोर, जो IRGC के प्रमुख थे। कुछ ही मिनटों में ईरान की पूरी सत्ता संरचना हिल चुकी थी। अमेरिका और इजराइल ने एक ही झटके में ईरान की शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया था। हमले के तुरंत बाद पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। ईरान की सरकारी मीडिया ने शुरुआत में इस खबर को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम लीडर सुरक्षित हैं और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती थी, क्योंकि तेहरान के आसमान में उठता धुएं का गुब्बार और मलबे में बदल चुका वह परिसर। हमले के कुछ ही घंटे बाद दुनिया भर के मोबाइल फोन पर एक वीडियो तेजी से फैलने लगा। यह वीडियो था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए करीब 8 मिनट के इस संदेश में ट्रंप ने दुनिया को वह खबर दी जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अली खामेनेई अब जिंदा नहीं है। ट्रंप ने अपने भाषण में खामेनेई को इतिहास के सबसे खतरनाक नेताओं में से एक बताया। उन्होंने ईरान की जनता से सीधे कहा, अब तुम्हारे पास अपनी आजादी वापस लेने का मौका है। यह तुम्हारे भविष्य का गोल्डन मोमेंट है। अपने देश की किस्मत अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। जैसे ही यह संदेश फैला, ईरान के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। तेहरान की सड़कों पर एक अजीब सा दृश्य दिखाई देने लगा। एक तरफ सत्ता के कट्टर समर्थक एंगेलाब स्क्वायर में जमा होकर रो रहे थे। लोग सीना पीटते हुए अपने नेता की मौत पर मातम मना रहे थे। लेकिन उसी शहर के दूसरे हिस्सों में बिल्कुल अलग नजारा था। उन परिवारों के लिए जिन्होंने प्रदर्शनों में अपने बच्चों को खो दिया था। यह खबर जैसे किसी लंबे दुस्वप्न के खत्म होने जैसी थी। तेहरान, कर्ज और शिराज जैसे शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। कारों के हॉर्न बज रहे थे, कहीं पटाखे फूट रहे थे, कहीं लोग नाचते हुए नजर आ रहे थे। कई लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 36 साल पुराना शासन अचानक खत्म हो गया है। लेकिन यह जश्न ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि आसमान में अभी भी खतरा मंडरा रहा था। और फिर एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया को झकझोर दिया। ईरान के दक्षिणी शहर मिनाब में एक भयानक हादसा हो गया। यहाँ एक लड़कियों के प्राथमिक स्कूल के पास अचानक एक मिसाइल आ गिरी। यह स्कूल एक नौसैनिक सैन्य अड्डे के बेहद करीब था और असल में हमला उसी बेस को निशाना बनाकर किया गया था। लेकिन मिसाइल रास्ता बदल गई। कुछ ही सेकंड में स्कूल का पूरा परिसर मलबे में बदल चुका था। इस दर्दनाक हमले में 165 मासूम बच्चियों की जान चली गई और 95 से ज्यादा घायल हो गईं। मलबे के नीचे दबे स्कूल बैग, खून से सने खिलौने और बिखरी हुई किताबें, इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। अस्पतालों के मुर्दा घर भर चुके थे। लाशों को रखने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रकों का इस्तेमाल करना पड़ा। दुनिया इस त्रासदी को देख रही थी और ईरान के अंदर हालात तेजी से बदल रहे थे। तेहरान में अब सत्ता का कोई स्पष्ट चेहरा नहीं बचा था। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद पूरा शासन जैसे बिखरने लगा। इस संकट से निपटने के लिए तुरंत एक अस्थायी व्यवस्था बनाई गई। संविधान के आर्टिकल 111 के तहत एक अंतरिम नेतृत्व परिषद बनाई गई। इस परिषद में 3 बड़े नाम शामिल किए गए: राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजई और गार्जियन काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य अयातुल्लाह अली रजा अराफी। कुछ ही घंटों बाद पेजेशकियन राज्य टीवी पर दिखाई दिए।
उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने कहा कि दुश्मन को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की सेना बदला लेने के लिए तैयार है, लेकिन उस समय एक और बड़ी समस्या थी। देश में इंटरनेट पूरी तरह बंद था। दुनिया से ईरान का संपर्क लगभग कट चुका था। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात लगभग तय थी कि अब यह संघर्ष और खतरनाक मोड़ लेने वाला है, क्योंकि ईरान के लिए यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि यह बदले की लड़ाई बन चुकी थी। और बदला अक्सर सबसे खतरनाक फैसले करवाता है। खामेनेई की मौत के कुछ ही घंटों बाद ईरान की सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस। 1 मार्च 2026 की सुबह ईरान ने एक साथ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन लॉन्च कर दिए। इस बार निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था। ईरान ने आदेश दिया कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया जाए। कुछ ही मिनटों में इजराइल के आसमान में मिसाइलें दिखाई देने लगीं। तेल अवीव और हाइफा में सायरन गूंजने लगे। लोग बंकरों की तरफ भागने लगे। एक मिसाइल बेट शेमेश शहर के रिहायशी इलाके में आ गिरी। इस हमले में 8 नागरिकों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। लेकिन हमले यहीं तक सीमित नहीं थे। ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में मिसाइलें दागी गईं। पूरा इलाका अचानक युद्ध के साए में आ गया। लेकिन इस टकराव का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहने वाला था। असल भूचाल अब दुनिया की अर्थव्यवस्था में आने वाला था, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट जलता है तो उसकी आग पूरी दुनिया की जेब तक पहुंचती है। जब दुनिया को लगा कि तेहरान पर हुए हमले के बाद शायद हालात धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, तो तभी ईरान ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक बेहद अहम जगह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल के टैंकर गुजरते हैं। लेकिन खामेनी की मौत के बाद ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई IRGC ने अचानक इस रास्ते को बंद करने का फैसला कर लिया। समुद्र में गश्त कर रहे ईरानी युद्धपोतों ने टैंकरों को चेतावनी दी कि कोई भी जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ टैंकरों पर हमले की खबरें भी आने लगीं। कुछ ही घंटों में समुद्र में अजीब सा नजारा दिखने लगा। 150 से ज्यादा ऑयल टैंकर खुले समुद्र में रुक गए थे, जैसे पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई अचानक ठहर गई हो। और इसका असर तुरंत दिखा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक उछलने लगीं। ब्रेंट क्रूड ऑयल कुछ ही समय में $85 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। बड़े वित्तीय संस्थानों ने चेतावनी देना शुरू कर दिया। बार्कलेस जैसे बैंक ने साफ कहा कि अगर यह युद्ध जल्द नहीं रुका तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इसका मतलब था कि महंगाई का ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। कुछ ही दिनों में शेयर बाजारों में गिरावट आने लगी। निवेशक तेजी से अपना पैसा निकालने लगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था जैसे एक अदृश्य संकट की ओर बढ़ रही थी। अमेरिका और इजराइल को लगा था कि खामेनी को हटाने के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उनकी कार्रवाई ने जैसे एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया था जिसकी दिशा अब किसी के नियंत्रण में नहीं थी। और यह तूफान अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं था। दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस संकट में खिंचती चली जा रही थीं। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई रूस से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे एक सोची समझी हत्या बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। पुतिन ने यहाँ तक कहा कि खामेनी एक बड़े राजनीतिक नेता थे और इस तरह की कार्रवाई दुनिया को और अस्थिर बनाएगी। चीन ने भी अमेरिका और इजराइल के कदम पर कड़ा विरोध जताया। वहीं उत्तर कोरिया ने अमेरिका के व्यवहार को गैंगस्टर जैसी नीति तक कह डाला। पूरी दुनिया जैसे दो खेमों में बंटती नजर आने लगी। इन सब के बीच भारत ने एक बेहद संतुलित और सावधान रुख अपनाया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई गई और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की गई। इसका मकसद साफ था, उन देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्योंकि यह स्थिति भारत के लिए बेहद संवेदनशील थी। भारत के रिश्ते अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के साथ महत्वपूर्ण हैं। इजराइल में लगभग 40,000 भारतीय रहते हैं और ईरान में भी 6 से 10,000 भारतीय काम करते हैं। लेकिन संकट सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों की भावनाएं भड़क उठीं। ईरान के समर्थकों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। सबसे उग्र दृश्य देखने को मिला पाकिस्तान के कराची शहर में। वहां प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। भीड़ ने अमेरिकी दूतावास की ओर मार्च शुरू कर दिया।
पुलिस पोस्ट जला दी गई, गाड़ियां फूंक दी गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस झड़प में 22 लोग मारे गए और 120 से ज्यादा घायल हो गए। भारत में भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए। दिल्ली, कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों ने खामेनी की मौत पर कैंडल मार्च निकाले और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। इसी बीच इराक में भी अमेरिकी दूतावास को घेरने की कोशिश की गई और यूरोप के देश ग्रीस में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। दुनिया का माहौल तेजी से बदल रहा था। अब सवाल सिर्फ ईरान या इजराइल का नहीं रह गया था। सवाल यह था, क्या यह टकराव एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है? आज ईरान एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका की विशाल सैन्य ताकत है जो ईरान में शासन परिवर्तन चाहती है। दूसरी तरफ ईरान की कट्टर सत्ता है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। खामेनी की मौत ने एक बड़ा सत्ता शून्य पैदा कर दिया है। अब पूरी दुनिया यह देख रही है, क्या अंतरिम नेतृत्व ईरान को इस आग से बाहर निकाल पाएगा या यह संघर्ष और भड़क जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह टकराव कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं बन जाएगा? आप क्या सोचते हैं कि यह टकराव क्या तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा? अपना जवाब हमें हाँ या नहीं में कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।